मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। विद्यार्थियों, हमने पिछले सत्र में आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले पेपर में चर्चा की थी कि प्रशिक्षण कार्यक्रम लोक सेवकों का उद्देश्य क्या होता है और उसका अर्थ क्या है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के जो लक्ष्य होते हैं कि विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कुशल अगर कर्मचारियों की आवश्यकता है तो उनको व्यावसायिक रूप से कुशल बनाना प्रशिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। नवीन लक्ष्यों और वातावरण के साथ में कर्मचारी सामंजस्य स्थापित कर सकें, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता को जिस उद्देश्य से भर्ती किया गया है उस उद्देश्य और उस पद के लिए उसको योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षणार्थी को भी आधुनिकतम या समय के साथ में उसके ज्ञान को अद्यतन बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। दृष्टिकोण और भविष्य को व्यापक बनाने के लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और ये प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है। भविष्य में पदोन्नति और उच्च पद पर जाने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है ताकि जो कर्मचारी है वो उस पद के योग्य बन सके। क्योंकि जो लोक सेवक है वो आजीवन सेवाओं में रहता है, इसलिए उसकी क्षमता का विकास भी बहुत आवश्यक है। साथ ही जिस संगठन के लिए वो काम करते हैं या जिस विभाग के लिए लोक कर्मचारी काम करते हैं उसके स्तर को भी ऊंचा उठाने के लिए लोक कर्मचारियों का प्रशिक्षित होना आवश्यक है। और लोक सेवाओं में ईमानदारी और मनोबल इनको भी ऊंचा उठाने के लिए लोक कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। और कई बार काम में एक रास्ता उत्पन्न करने के लिए भी या एक तरह से सभी कर्मचारियों के बीच समायोजन उत्पन्न करने के लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और जो मैंने अभी उद्देश्य बताए उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विधि क्या होनी चाहिए, प्रशिक्षण विधि या ट्रेनिंग मेथड क्या होना चाहिए, प्रशिक्षण किस प्रकार से दिया जाना चाहिए और प्रशिक्षण उचित तरीके चुनने का मापदंड और स्वस्थ सिद्धांतों के आधार पर तय किया जाना चाहिए। लोक प्रशासन में प्रशिक्षण संपन्न करने के लिए अनेक तरीकों के बारे में बताया गया है लोक प्रशासन में। और प्रशिक्षण विधियों के संबंध में हम कुछ इसके तरीके देख सकते हैं, मेथड देख सकते हैं। जैसे प्रशिक्षण सामूहिक रूप से दिया जा सकता है, ग्रुप ट्रेनिंग की जा सकती है। ग्रुप ट्रेनिंग में कुछ लोग एक साथ मिलकर प्रशिक्षण लेते हैं और प्रशिक्षण के इस रूप में जो कोई पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया जाता है और जो प्रशिक्षणकर्ता होते हैं उनके बीच में विचार विमर्श होता है। इसमें भाषण पद्धति का भी प्रयोग किया जाता है। उस समय में जो वार्ता होती है, सामयिक वार्ता का इसमें उपयोग किया जाता है। और कार्य करके दिखाकर यानी प्रदर्शन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है या लेबोरेटरी में भी कार्य का प्रदर्शन करके ट्रेनिंग दी जा सकती है। और इस तरह के प्रशिक्षण से प्रशिक्षणार्थी काफ़ी कुछ अपने कार्य के बारे में ट्रेनिंग लेता है। तो सामूहिक प्रशिक्षण एक बहुत अच्छा तरीका है कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का। दूसरा तरीका ये होता है कि जॉब में जब काम किया जा रहा है तो उस समय निर्देश दिए जाएं
और ये निर्देश उस कार्य करने वाले कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से दिए जाएं कि उसे किस प्रकार से कार्य करना है। नए कर्मचारी जो होता है उसको ऑब्जर्वर के माध्यम से भी सहायता दी जाती है कि वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है और उसे किस प्रकार से कार्य करना है। और अगर कोई बड़ा समूह हो तो उसके लिए किसी व्यक्ति की या ऑब्जर्वर की नियुक्ति भी की जा सकती है जो उनके कार्यों को ऑब्जर्व करे और अपने अधीनस्थों को निर्देश दे, क्योंकि जो ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाएगा वो निश्चित रूप से जो प्रशिक्षण करता है उनसे उच्च पद का व्यक्ति होगा। लिखित परिपत्र के माध्यम से भी ट्रेनिंग दी जा सकती है। मैनुअल्स एंड बुलेटिन्स निकालकर प्रसारित किए जा सकते हैं। कार्यालय की कोई पुस्तिका भी हो सकती है, उसके माध्यम से भी निर्देश दिए जा सकते हैं और ट्रेनिंग दी जा सकती है। इन पत्रावलियों में नियमावली और विशेष निर्देश लिखे हुए होते हैं जिनका अध्ययन कर्मचारी करके और कार्य करना सीख सकते हैं। इसी तरह से परिसंवाद कक्षाएं लगाई जा सकती हैं जिनके माध्यम से विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श होता है और विचारों का आदान प्रदान भी होता है और इस तरह से कर्मचारी प्रशिक्षित किए जा सकते हैं। इसी तरह से सिंडिकेट या अधिसभा के माध्यम से भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है। कर्मचारियों या प्रशिक्षणार्थी जो भी हैं उनको छोटे छोटे दलों में विभक्त कर दिया जाता है और हर दल का एक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है और फिर हर दल को एक समस्या दे दी जाती है और फिर उसको उस आपस में विचार विमर्श करके उसका हल निकालने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है और हर दल उस पर विचार विमर्श करके हल करते हैं उसको और फिर उसको सबके सम्मुख रखा जाता है। इस तरह से प्रशिक्षणार्थी आपस में विचार विमर्श करना भी सीखते हैं और विचारों का आदान प्रदान करके कार्य संपन्न करना सीखते हैं। इसी तरह से भ्रमण के द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है, जैसे घटना स्थल का भ्रमण करके और समस्या की गंभीरता का पता लगाकर फिर कार्य को करने का ट्रेनिंग दी जाती है कि इस वक्त अगर इस तरह की घटना घटित हो तो किस प्रकार कार्य किया जाना चाहिए। अनुभव के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा सकता है। कर्मचारियों को सीधे ही उनके काम पे भेज दिया जाता है और दिन प्रतिदिन के कार्य करके वे स्वयं प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं अपने अनुभव के माध्यम से और इसके लिए वो अपने सहयोगी से पूछ कर काम को सीख लेते हैं। आधुनिक समय टेक्नोलॉजी का युग है, इसलिए प्रशिक्षण मेथड दृश्य और श्रव्य साधनों का उपयोग करके भी प्रयोग में लाया जाता है। रेडियो, टेलीविज़न, रिकॉर्ड, फिल्म इत्यादि के माध्यम से प्रशिक्षण दिए जा सकते हैं। प्रशिक्षण के प्रकारों की अगर हम बात करें तो प्रशिक्षण 2 प्रकार के हैं, अनौपचारिक प्रशिक्षण और औपचारिक प्रशिक्षण। अनौपचारिक प्रशिक्षण और औपचारिक प्रशिक्षण में जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, औपचारिक प्रशिक्षण फॉर्मल होता है और अनौपचारिक प्रशिक्षण इनफॉर्मल होता है। औपचारिक प्रशिक्षण को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण, अभिनवकरण प्रशिक्षण, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, सेवाकालीन प्रशिक्षण, इन सर्विस ट्रेनिंग और प्रवेश के बाद में प्रशिक्षण पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग। प्रवेश पूर्ण प्रशिक्षण को हम कहेंगे प्री एंट्री ट्रेनिंग।
तो इस प्रकार से प्रशिक्षण सरकारी अधिकारियों को दिए जाते हैं और प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारी अपने कार्य में कुशल बनते हैं।